रिजर्वेशन ये एक ऐसा शब्द है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और लोग इस पर बात कर रहे हैं कि भैया रिजर्वेशन आखिर मिलता क्यों है, सबको क्यों नहीं मिलता। तो दोस्तों रिजर्वेशन ये कोई ऐसा नहीं है कि आज से ही मिलना शुरू हुआ है। रिजर्वेशन आज़ादी के पहले भी मिला करता था और आज भी मिल रहा है। फ़र्क इतना है कि रिजर्वेशन को जब बनाया गया था या रिजर्वेशन को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसका मकसद था कि भैया जो नीची जातियाँ हैं उनका उत्थान करना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना या उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देना। लेकिन इसमें भी कुछ कॉज हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि भैया ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम है ये इंडिया में आया कब से। तो रिजर्वेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 1880 का वो दौर ऐसा था जब भारत ना तो इंडिपेंडेंट था और भारत में एक कॉलोनीज हुआ करती थी, यानी कि अलग अलग महाराजाओं के अलग अलग सिस्टम बने हुए थे कि भैया ये राज्य फलाना का, ये राज्य ढिकने का, इस तरह से कॉलोनियल राज हुआ करता था उस टाइम पर। तो भैया उस टाइम पर भी जो ये जात पात का जो भारत में चीज़ें थी ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। जो ओबियसली जो लोअर कास्ट थी और जो हायर कास्ट थे वो उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया करते थे, उनके साथ भेदभाव किया करते थे। हालांकि ऐसा नहीं है जैसा आज के टाइम पर बताया जाता है कि भैया जो पिछड़ी जाती थी उनको पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। अब भैया अगर वो पानी नहीं पीते तो क्या वो ज़िंदा रह पाते, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन हुआ करता था, ये ज़रूर है। तो फिर जो सरकारें थी उन्होंने ये फैसला किया कि भैया जो छोटी जाति है उनको भी ऊपर उठाना चाहिए, वरना तो ये ऐसे ही नीचे दब के रह जाएंगे। तो इसीलिए 1880 में ज्योतिराव फूले ने हंटर कमीशन का गठन किया और इस हंटर कमीशन का मेन मकसद यही था कि भैया जो ये छोटी जात वाले हैं, नीची जात वाले हैं, उनको आरक्षण मिल सके सरकारी नौकरी में या कोई भी अगर काम करना है तो उसमें उनको प्रॉपर आरक्षण मिले, जिससे कि भैया वो जो छोटी जातियाँ हैं वो भी आगे आएँ और वो भी देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। तो मेन मकसद वहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका जो पहला इम्प्लीमेंटेशन है वो 1902 में जाकर हुआ। कोल्हापुर में पिछड़े वर्गों को लगभग 50% तक रिजर्वेशन दिया और फिर 1921 में मद्रास सरकार ने भी ये जो रिजर्वेशन था ये अपने मद्रास स्टेट में लागू कर दिया। अब ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम था इस तरह से पूरे इंडिया में फैलने लगा। अब इंडिया में तो फैला ठीक है, लेकिन अब आ जाता है 1932 का दौर। 1932 में अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ भारत में कम्युनल अवार्ड लेकर आए। अब ये कम्युनल अवार्ड था क्या? बेसिकली कम्युनल अवार्ड था कि भैया भारत में अलग अलग जो समुदाय के लोग रहते थे वो अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर सकते थे, नेता चुन सकते थे, जिससे कि भैया वो उनकी बात सुनता और फिर उसको ऊपर लेवल तक लेके जाता उनकी समस्याओं को। बेसिकली यही इसका पूरा सिद्धांत था और ये पहले अंग्रेज़ कर भी चुके थे। मुसलमानों के केस में उन्होंने मुसलमानों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने की आज़ादी दी थी और उन्होंने लेकिन इसमें एक नया जो चेंज था ये कर दिया कि उस टाइम पर जो पिछड़ा वर्ग था उसको डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था। तो उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स निकाला, यानी कि भैया जो डिप्रेस्ड यानी कि पिछड़ा वर्ग के लोग थे वो अपने जो पिछड़ा वर्ग का जो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता वो उसके लिए वोट खुद ही डाल सकते थे। यानी कि अगर एक इलाके में 1 लाख लोग रहते हैं और उस इलाके में कोई पिछड़े वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करना है तो उसमें उस इलाके के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे खाली वही उसमें वोट कर सकते थे। और जो सबसे ज़्यादा इसके पक्ष में थे वो थे भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि जो भैया पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो उनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाए वो लोग खुद ही चुने। जबकि बाकी जो केस थे उनमें ऐसा नहीं था, उनमें सब वोट डाल सकते थे, सब उसमें चीज़ें कर सकते थे। और दूसरी तरफ जब ये बात महात्मा गांधी को पता लगी कि भैया इस अलग वोटिंग के लिए भीमराव अम्बेडकर ने सहमति जता दी है तो महात्मा गांधी ने अनशन शुरू कर दिया कि भैया ये जो सेपरेट सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। वोट डालने का अधिकार सबको है और उसमें खाली पिछड़ा वर्ग ही वोट नहीं डाल सकता, सब लोग वोट डालेंगे। तो इसलिए फिर उनमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी में कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी हुई। लेकिन फिर बाद में भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी की बात को माना और ये जो सेपरेट वोटिंग करने वाला सिस्टम था कि भैया पिछड़ा वर्ग अगर उसको अपना नेता चुनना है तो पिछड़ा वर्ग ही वोट कर सकेगा, ये वाला जो सिस्टम था इसको ख़त्म कर दिया गया। हालांकि वहाँ से फिर जो रिजर्वेशन है राजनीति में वो भी स्टार्ट हुआ और यहीं से फिर जो भारतीय राजनीति है उसमें रिजर्वेशन लगातार बढ़ता ही चला गया। अब लेकिन जब देश आज़ाद हुआ और देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया और वो जो पूरा संविधान था वो पूरा कहीं से कुछ चीज़ें उठा ली, कहीं से कुछ चीज़ें उठा ली, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो देखा गया, पढ़ा गया और उसमें से जो जो चीज़ निकाल सकते थे निकाल के वो अपने संविधान में डाल दी गई। इस तरह से जो हमारा संविधान था वो भी इस तरह से बनाया गया और जो पूरी संविधान कमेटी थी उसने बना के पूरा जो सिस्टम था इसको पार्लियामेंट में पास भी कराया। हालांकि जब इसमें पास कराने की बारी आई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा विरोध का भी सामना करना पड़ा था और इसमें
3 तर्क आए थे जो इस पूरे बिल के विरोध में थे। वो 2 तर्क थे और 1 तर्क इसके पक्ष में था। और जो 2 विरोध में तर्क थे वो ये थे कि भैया अगर ऐसी रिजर्वेशन होगा, SC ST या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं समानता आ नहीं पाएगी, कहीं भी हर चीज़ में भेदभाव होगा आगे तक। और दूसरे तर्क में ये कहा अगर इस तरह से रिजर्वेशन देते रहे तो उससे कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ होगी और ये जो तुम समानता के लिए कानून ला रहे हो ये समानता भी शायद कभी आ नहीं पाएगी, सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि ये बिल पास हुआ और ये संविधान का एक हिस्सा बना जो आज भी चला आ रहा है और इसमें लगातार रिजर्वेशन का जो सिस्टम है आज भी चलता है। हालांकि खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था कि ये रिजर्वेशन जब बना था तब की परिस्थितियों के लिए सूटेबल था, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो उस टाइम पर रिजर्वेशन का सिस्टम बन गया वो सदा ऐसा ही रहेगा। वो टाइम टू टाइम उसमें चेंज करने पड़ेंगे परिस्थिति को देख कर कि भैया क्या चीज़ें ठीक हुई हैं क्या गलत हुई हैं। हालांकि उसमें कितना चेंज हुआ क्या चेंज हुआ अभी तक कुछ नहीं पता, जैसा बनाया था जो चीज़ें थी वैसा ही चल रहा है। रिजर्वेशन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बढ़ा ही है, उल्टा कम नहीं हुआ है और वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और इस रिजर्वेशन की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है एडमिशन्स में और नौकरियों में। क्योंकि आप जब भी एडमिशन में सिस्टम क्या होता है कि भैया जब 12th पास करने के बाद कोई भी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है तो वहाँ पर मेरिट लगती है। और मेरिट जो लगती है वो इस आधार पर नहीं लगती कि उसके 12th में कितनी परसेंटेज थी, उस आधार पर वो जो मेरिट लगती है वो लगती है रिजर्वेशन के आधार पर कि भैया कौन सी जाति कितने % तक एडमिशन करा सकती है। और उसमें जो सब में टॉप पे रहते हैं जनरल कैटेगरी वाले, उनकी जो कट ऑफ है वो हायर जाती है और उसमें फिर नीचे SC ST OBC वगैरह सारे लोग आते हैं। और इसीलिए फिर जो बंदा जनरल का भी है और वो अच्छे नंबर लाया है उसका एडमिशन ही नहीं हो पाता, और जो बंदा पिछड़े वर्ग का है चाहे उसके 50-60% ही नंबर आए हों उसका एडमिशन आसानी से हो जाता है। और ये मैं खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा मैंने बहुत जगह देखा भी है, मेरे दोस्तों में भी है और मेरा खुद का भी। क्योंकि जब मैंने और मेरे दोस्तों ने 12th के बाद ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल किया तो भैया जिन दोस्तों के मेरे से कम नंबर थे और वो पिछड़े वर्ग से थे, SC ST से थे, उनका पहली मेरिट में ही नाम आ गया और उनका एडमिशन भी हो गया। और हमारा 70-80% लाने के बाद भी ये नहीं पता था कि एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कहीं दूसरी तीसरी मेरिट लिस्ट लगी, उसमें जाके नंबर आया और तब जाके एडमिशन हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि जो बंदा ज़्यादा नंबर लाएगा, जो बंदा ज़्यादा टैलेंटेड होगा उसका एडमिशन ही नहीं हो पाता, और जो बंदा 50-60% या मुश्किल से पास ही हो पाता है उनका एडमिशन हो जाता है। आप किसी भी कॉलेज किसी भी इंस्टीट्यूट की जो कट ऑफ है वो उठाकर देख लो। और यही चीज़ सेम नौकरियों में भी होती है। जब किसी गवर्नमेंट नौकरी का फॉर्म निकलता है तो वहाँ पर भी कास्ट बेसिस पर ही निकलता है कि भैया जिसकी कैटेगरी है वही फॉर्म फिलअप कर सकता है। और अगर 100 नौकरी हैं तो उसमें भी 50-60% जो नौकरियां वो रिजर्वेशन वालों की होती हैं, और बाकी जो 30-40% है उसमें कहीं जाके जनरल वाले लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये तो अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा, न्यूज़ में चल रही थी कि भैया माइनस में जिनके नंबर आ रहे हैं उनके जो एडमिशन है वो डॉक्टरी के लिए हो रहे हैं। यानी कि वो बंदा जो माइनस में नंबर ला रहा है और SC ST कैटेगरी का है, पिछड़े वर्ग का है, वो भैया कल को डॉक्टर बनेगा। और अगर ऐसा बंदा डॉक्टर बनेगा तो भैया उससे क्या ही इलाज आप एक्सपेक्ट करोगे ये आप खुद ही सोच सकते हैं। और वहीं एक बंदा जो मेडिकल की इतनी तैयारी कर रहा है, इतने अच्छे नंबर्स ला रहा है, उसका मेडिकल में एडमिशन ही नहीं हो पाता। किस लिए कि भैया वो जनरल कैटेगरी का है, ऊंची जात का है, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ऊंची जात में उसके माँ बाप क्या करते हैं, चाहे वो ठेला ही लगाते हैं। इसीलिए आजकल आप देख लो जितनी भी सरकारी नौकरी लगती हैं उनमें ज़्यादातर बैकवर्ड कास्ट के लोग ही होते हैं, SC ST के ही होते हैं। और फिर जो उनको एक बार रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल जाता है फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे वो IPS बन जाए, IAS बन जाए, कितने से बड़ा सरकारी अधिकारी बन जाए, उसकी पीढ़ियों को वो जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है वो लगातार मिलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार उसकी नौकरी लग गई, वो वेल सेट हो गया तो फिर उसको वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए लेकिन SC ST में है तो उसको SC ST का फ़ायदा जहाँ जहाँ भी मिलना होगा वो वहाँ मिलेगा। हालांकि जब फॉर्म फिल किया जाता है तो उसमें भी कैटेगरी वाइज ये बताया जाता है कि भैया जो पिछड़ा वर्ग है उनको कम फीस देनी है और जो जनरल कैटेगरी का है उसको ज़्यादा फीस देनी है। और तो और जबकि EWS बना ही इसलिए है जो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी ऐसी नहीं है कि वो भैया फीस दे सकें। मुझे ये समझ नहीं आता भैया EWS वालों को जनरल OBC की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है। हमेशा सभी में जनरल OBC और EWS को सबसे ज़्यादा फीस देनी होती है, और वहीं अगर SC ST की बात करें तो उनको बहुत कम फीस में या कभी कभी तो 0 फीस पर भी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
तो फिर EWS इकोनॉमिक वीकनेस सेक्शन, इसका मतलब ही क्या है कि भैया जब तुम उसको पूरी तरह से जितनी जनरल की फीस है उतनी ही ले रहे हो, और जनरल भी ये कैसे तय करोगे भैया कि जो जनरल कैटेगरी में है वो पैसे वाला ही है। ज़रूरी नहीं है कि जो जितने भी जनरल कैटेगरी या हायर जो कास्ट वाले लोग हैं उनके माता पिता कोई बिजनेसमैन हो या बड़े पैसे वाले ही हों। ऐसा भी होता है कि कोई ठेली चला रहा है, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, उनके बच्चे भी अगर एक जनरल कैटेगरी में है तो भैया उनकी क्या गलती है कि वो हज़ार हज़ार 2,000 रुपये फ़ीस भरें। और वहीं अगर SC ST कैटेगरी का है और उसके माता पिता IAS IPS भी हैं तो उसको कोई फ़ीस ही नहीं देनी। तो भैया ये जो रिजर्वेशन है कहाँ से कहाँ तक सही है, आप ही बताओ। और अगर रिजर्वेशन देना ही है तो भैया इस आधार पे दो ना कि कौन गरीब है कौन अमीर है। आप पहले ये सर्वे करो कि भैया कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग एक्चुअल में गरीब हैं, और फिर उस आधार पे उनको रिजर्वेशन दो कि भैया जो गरीब है, जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो उसका तो समझ में आता है, चलो भैया आपने उसको रिजर्वेशन दिया, गरीब है, कल को उसकी नौकरी लगेगी तो वो आगे बढ़ेगा, बड़ा बनेगा, तो वो समझ में आता है, ठीक है आप उसको दे रहे हो। लेकिन SC ST में जो बंदा पहले ही IAS IPS सरकारी नौकरी 1-1 लाख रुपए जिनकी मंथली इनकम है, तो फिर उनको रिजर्वेशन मिलना कहाँ तक सही है। जिनके माइनस में नंबर आ रहे हैं वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे, तो फिर वो क्या ही देश का भविष्य बनाएंगे। जब उनको खुद ही कुछ नहीं आएगा तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हो कि भैया वो डॉक्टर बन के सही इलाज करेंगे या इंजीनियर बन के सही ऐसा बिल्डिंग या पुल बनाएंगे जो कभी टूटेगा ही नहीं। तो बेसिकली इसीलिए ही इंडिया में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि जो इंजीनियर या जो डॉक्टर हैं वो प्रॉपर क्वालिफाइड हैं ही नहीं।